बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और ख़बरें चल रही कि कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे भारी तादाद में असला और भारतीय करेंसी बरामद हुई है, लेकिन इन खबरों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं की जा रही। ना ही कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि शौकत गिरफ्तार हुआ है। लेकिन ISI ने आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी राज से मुंसलिक 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला में टारगेट ऑपरेशन किया और 5 अफराद जिनके पहले खाके जारी किए गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। ज़राए का कहना है कि तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबत और हसास नोयत का मवाद सामने आया है। दौरान तफ्तीश एक मुलजम की निशानदही पर असले का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी साजो सामान कब्जे में लिया गया है। तो ज़राए ने दावा किया कि जो मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे आज़ाद कश्मीर के इंतहाई हसास मकामात और तनसीबात के नक्शे मिले हैं और उन पर मुबैना हमलों की मनसूबाबंदी के हवाले से कुछ दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी बरामद हुआ है। जो लोग पकड़े गए हैं वो 9 जून की हड़ताल के दौरान हंगामा रही या कुछ लाशें गिराने का इरादा रखते थे। ये लाशें सरकारी एहलकारों की भी हो सकती हैं और ये लाशें उन लोगों की भी हो सकती है जो कि 9 जून की हड़ताल के मौके पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ISI ने बड़ी मेहनत शाखा से इस नेटवर्क को नाकाम बनाया और ये नेटवर्क जो है वो उस वक्त पकड़ा गया जब ये मवासलाती राब्तों में इन्वॉल्व था। तो 7 जून को रावला कोट में CMH का मुहासरा किया गया, उसकी भी कई वीडियो अब सामने आई हैं। कि किस तरह मुसल्लह अफराद हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मरीजों तक को ज़दूकूब किया और फिर ये मुहासरा छुड़ाने के लिए जिन एहलकारों ने कार्रवाई शुरू की उन पर हमला किया गया। उनमें FC के एहलकार में 4 एहलकार मारे गए थे। उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, उसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। बाद लोग कहते हैं उसमें 3 लोग मारे गए हैं, बाद लोग कहते हैं 5 लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने सख्त पैरा लगा दिया है और कार्रवाई सख्त कर दी है। 9 जून की हड़ताल के मौके पर भी कश्मीर के बहुत से इलाकों में नाकाबंदी है, खासकर रावला कोट की जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन इतलात ये है कि रावला कोट में किसी हद तक हड़ताल की कॉल के मौके पर कशीदगी देखने में आई है। इंतज़ामिया की जानिब से कालदम एक्शन कमेटी की मुकामी क़यादत को कबल अज़ वक्त गिरफ्तार किए जाने की इतलात के बावजूद हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। तो कालदम कश्मीरी तंजीम ने जो हड़ताल की और एहतजाज की और लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है उसके हवाले से BBC ने जो रिपोर्ट की है मैं वही आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जो इतलात मिल रही है उसके मुताबिक तो हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम है और लोग ज़्यादातर नहीं निकले, खासकर रावला कोट नहीं पहुँच सके। मुजफ्फराबाद में भी हालात कंट्रोल में है और आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में हड़ताल की कॉल नाकाम हुई है। रावला कोट में भी कारोबार दुकानें खुली रही है, लेकिन जो BBC रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक कुछ नौजवान सड़कों पर निकले हैं जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे। उनकी तादाद 1500 से 2000 हो सकती है और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की है। हालात उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गए जब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए हैं। ऐनी शाहदीन के मुताबिक पुलिस ने एहतजाज मुंतशिर करने के लिए एक बार फिर आंसू गैस की शेयरिंग और हवाई फायरिंग की, जिसके जवाब में मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। इस एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, जबकि इलाके में खौफ व रास की फिजा कायम रही है।
तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कई अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है, लेकिन सरकारी सतह पर ना किसी जानी नुकसान की खबर है, ना गिरफ्तारियों की कोई तफसीलात जारी की गई हैं। तो BBC ये कहता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने भिंबर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ शाम के वक्त, उस वक्त इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने वालों की तादाद 2000 के लगभग बताई जाती है। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी ने दावा किया था कि पूरा कश्मीर बंद हो जाएगा और पूरा कश्मीर जो है मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेगा और मुजफ्फराबाद को पूरा ऑक्यूपाई किया जाएगा। तो एक पुलिस एहलकार ने इसकी कुछ तफसीलात बताई हैं। उनका कहना यह है, बरनाला, कोटली, पलंदरी और दीगर इलाकों से मीरपुर और रावलाकोट कुछ नौजवान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने चुके सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, नाके लगा रखे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, तो इसकी वजह से मुजाहिरीन उस जगह तक नहीं पहुंच सके जहां से लॉन्ग मार्च शुरू होना था। तो मीरपुर से मुजाहिरीन ने रावलाकोट की जानब सफ़र शुरू किया हुआ है। अब चूंकि सबको पहले रावलाकोट इकट्ठा होना, उसके बाद मुजफ्फराबाद की तरफ आना है। इस वक्त भी सैकड़ों अफराद रावलाकोट और उसके आस पास मौजूद है। मुजफ्फराबाद में हड़ताल के पेश नज़र मार्केटें बंद हैं, सरकारी दफातर खुले हैं, लेकिन सरकारी एहलकार ना होने के बराबर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहर में वाक़या तमाम पेट्रोल पंप बंद है। शहर में गर्चा दफ़ा 144 लगी है, लेकिन इसके बावजूद नौजवानों की टोलियाँ मुख्तलिफ चौराहों में बैठी हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रावलाकोट से कुछ लोग आएँ और उनको ज्वाइन करें। लॉन्ग मार्च की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती, मगर हड़ताल के हवाले से BBC कहता है कि किसी हद तक वहाँ के लोगों ने दुकानें बंद की हैं, चूँकि उन्हें इस बात का खदशा है कि अगर दुकानें खोलेंगे तो मुजाहिरीन उन पर अटैक करेंगे। मुकामी लोग हैं, मुकामी क़यादत है, तो उनको चूँकि वहाँ रहना भी है, तो इसलिए वो मुकामी क़यादत के साथ इख्तलाफात नहीं करना चाहते। तो अब क़यादत जो है वो गायब है या गिरफ्तार हो चुकी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के को रुकन शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम के तहत बाकायदा इल्ज़ामात के तहत बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और उस ऑडियो के बाद इनके घरों पे छापे पड़े हैं और इनकी तलाश में इनकी फैमिली के घरों पे भी छापे पड़े हैं। तो बाज़ लोग दावा कर रहे हैं कि ये गिरफ्तार है शौकत नवाज मीर, लेकिन इसकी कोई किसी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी। अब इनके हवाले से जो प्रोपोगंडा या जो खबरें हैं वो PTI के जो इंफॉर्मेशन सेल है उनसे आ रही हैं। इसमें PTI इस तहरीक को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और PTI जो कभी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता तो उनके साथ खड़ी हो जाती, कभी BLA के साथ खड़ी हो जाती, कभी किसी और जमात के साथ खड़ी हो जाती है। तो अब वो इन कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और PTI वाले सारे कश्मीरी हो गए हैं। कल सारे पश्तून थे, आज सारे कश्मीरी हो चुके हैं और वो इन खबरों की भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है उसके बारे में लोगों को प्रोवोक करने के लिए झूठ पर मबनी खबरें भी चला रहे हैं। जैसे कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि 7 जून को जो ऑपरेशन हुआ उसमें 400-500 लोग मारे गए। हालांकि ऐसा होता तो लाशें मिल जाती, लेकिन चूंकि लाशें मिली नहीं, अब उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि लाशें गायब कर दी गई हैं। तो चलो लाशें गायब कर दी गई तो जिनके अजीज़ो कारब मरे हैं वो तो जिंदा हैं, वो तो ये दावा कर सकते हैं कि हमारा फ़ला अजीज़ या फ़ला रिश्तेदार मारा गया, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। और शौकत नवाज की गिरफ्तारी को भी लेकर तहरीक इंसाफ ये प्रोपोगंडा कर रही है कि उसके राब्ते इंडिया से जाहिर किए जा रहे हैं, उसके घर से भारतीय करेंसी मिल रही है और ये वही पैटर्न है जो इमरान खान के घर पर छापे के बाद सामने आया था, यानी खान साहब के घर से भी असला और भारतीय करेंसी मिली। फिर इसको तहरीक लबैक से भी जोड़ा जा रहा है कि उनके घर से भी असला और भारतीय करेंसी मिली। अब शौकत नवाज के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके घर से भी असला और भारतीय करेंसी मिली और उसके किसी भारतीय कर्नल से राब्तों की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त नैरेटिव है वो ये है कि कम से कम स्क्रिप्ट तो तब्दील कर लो। आप इसी से अंदाजा लगाए कि तहरीक इंसाफ इसको किस तरफ लेके जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सारे अमल के पीछे रहा है, लेकिन अब चूंकि रियासत ने फैसला कर लिया कि इस मामले से आहनी हाथों से निपटेगी, तो उसके बाद से अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, खुफिया एजेंसियाँ वो पूरे कश्मीर में एक्टिव हैं और इंशाल्लाह कश्मीर का बाल भी बीका नहीं होने देंगी।
अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। पंजाबी में कहते हैं नवा कट्टा खुल गया है। 5 हलकों पर इंतखाबी नताइज रोक दिए गए और दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया। ये जो पोलिंग है ये कुछ पोलिंग स्टेशनों पर होगी। इनमें GBA 8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशनों के नताइज कालअदम करार देते हुए वहां पे 15 जून को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। GB 15 दयामिर 1, GB 16 दयामिर 2 और GB 17 दयामिर 3 दारेल के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक नताइज रोके गए हैं। रिटर्निंग अफसरान को पोस्टल बैलेट खोलने, गिनती और ख़त्मी नताइज जारी करने से रोक दिया गया है। दोबारा पोलिंग के नताइज मिलने के बाद ही ख़त्मी नताइज मुरतब किए जाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने ये ऐलान किया कि री पोलिंग मुकम्मल होने तक किसी भी हल्के का ख़त्मी नतीजा जारी नहीं किया जाएगा। अब वहां पे किस जवान ने कितने वोट हासिल किए हैं उनका तनासब भी सामने आ गया है। पीपल पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा 30% वोट लिए हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने 22% वोट हासिल किए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने हैरानकुन तौर पर 8% वोट लिए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को डाले गए वोटों का तनासब जो है वो 11% है। गिलगित बल्तिस्तान में MWM और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने 4% वोट लिए, जबकि JUI को सबसे कम 2% वोट मिले हैं। तो पीपल पार्टी ने यहाँ से तकरीबन 15 लाख वोट लिए हैं और मुस्लिम लीग नून ने 14 लाख वोट लिए। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बड़े नैरो मार्जिन से मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने एक दूसरे को शिकस्त दी है। पीपल पार्टी की इस वक्त भी लीड है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हुकूमत साजी के लिए जो पैटर्न है वो पुराना पैटर्न है, यानी गवर्नर एक जमात का और वज़ीर आला दूसरी जमात का। तो गालिबन गवर्नर मुस्लिम लीग नून का और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन ये सब होगा जब इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्त जारी करेगा। अब मुस्लिम लीग नून की कंपेन को ख्वाजा साद रफीक लीड कर रहे थे, तो उन पे इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कोई ज़्यादा मौसर मुहिम नहीं चलाई। तो उन्होंने शिकस्त की 7 वजूहात जारी कर दी है। उनके ख्याल में बढ़ती हुई महंगाई, मुस्लिम लीग नून का ताख़ीर से कंपेन शुरू करना और इस बात का इतराफ़ उन्होंने किया कि पीपल पार्टी का तंजीमी ढांचा उनसे बेहतर है। पार्टी फंड भी उनको दस्तयाब नहीं थे और PTI के वोटर ने मायूस होकर पीपल पार्टी को वोट दिया है। और आखिरी वजह उन्होंने बताई कि मुकामी अंदरूनी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा साद रफीक ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटों से तवातर के साथ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के हारने का तासुर दिया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा साहब का दावा यह कि मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें जीती हैं और उनके हमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक घांचे से और सेठ अनवर ये भी घांचे से जीते हैं। पीपल पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर पर खड़ी है, ये उनका दावा है। फिर वो कहते हैं कि पीपल पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी ढांचा मुस्लिम लीग नून से बहुत बेहतर है। कंपेन उन्होंने 2 माह पहले शुरू कर दी थी और फिर मुस्लिम लीग नून के पास फंड्स नहीं थे, जबकि पीपल पार्टी ने वहाँ पे अखराजात का बेमुहाबा इस्तेमाल किया। इन अखराजात की कोई फिक्र नहीं थी। पार्टी ने इलेक्टेबल पे कोई तवज्जो नहीं दी। उम्मीदवार भी सही तरीके से मुंतखब नहीं कर पाए। तो PTI की वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपनी जमात को मैदान में ना पाकर पीपल पार्टी को वोट दिया है। और फिर सबसे अहम यह है कि महंगाई ने मकबूलियत पर असर डाला। इसके बावजूद 8 सीटें जीत लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो साद रफीक साहब ने इसको जस्टिफाई किया। अब पता नहीं वो कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर बड़ा मायूस है। वो शहबाज शरीफ साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खुडे लाइन लगाकर अपनी वजारत उज़्मा बचा ली है। पंजाब में लॉकडाउन लगे हुए हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, महंगाई आसमान पे है और ट्रांसपोर्ट के चलान जो है बड़े महंगे हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, मीटर रेंट, ये सब लोगों को पार्टी से बरगश्ता कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी वजारत उज़्मा बचा ली, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो तबाह होकर रह गई है। तो ये उनका शिकवा है मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर का कि पार्टी की बजाय सिर्फ इक़्तिदार पे तवज्जो दी जा रही है। तो साद रफीक साहब ने भी जस्टिफाई किया। अब आप इस पे फैसला करें कि क्या साद रफीक दुरुस्त कह रहे हैं, क्या हारने की यही वजूहात है जो उन्होंने बताई हैं या कोई और भी वजूहात आपकी नज़र में है। एक नाखुशगवार वाक़या जंग में पेश आया। पूरा जंग सोगवार है। फर्स्ट ईयर की एक तालबा, उसको मुय्यना तौर पर अगवा किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और फिर उसकी जान चली गई।
ये बड़ा ही हौलनाक और दर्दनाक किस्म का वाक़या, 3-4 दिन पुराना वाक़या है कि 3-4 अफराद एक तालबा को अस्पताल छोड़कर फरार हुए। तो अब उनकी सबकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हैं। तो ये 17 साला तालबा है जिसका ताल्लुक जंग के इलाके सुल्तान कॉलोनी से है। फर्स्ट ईयर की तालबा थी इशाल फातिमा। और बाद रह कहते इशाल फातिमा जो है वो घर से पेपर लेने गई थी, उसको रास्ते में किसी ने अगवा किया, किसी के साथ उसका ताल्लुक था या जो भी था, वॉट जान पहचान वाला था, लेकिन वो इसको लेकर कहीं और चला गया। इसमें खलील रहमान नामी लड़के का किरदार सामने आया जो उसको अपने करीबी अजीज़ या अजीज़ा के घर ले गया और वहाँ पे उसने अपने 2 दोस्तों अमीश जोगी और हसन कोड़ियाना को बुलाया। इन सब ने मिलकर लड़की को डांसिंग गोलियां और नशेआवर अद्वियात दी। बच्ची के साथ ज्यादती हुई, हालत गैर हो गई, उसे टीके लगाते रहे, घर पे इलाज करने की कोशिश की गई, हालत ना संभली। तो फिर हसन और अमीश उस लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। खलील गाड़ी में बैठा रहा, लड़की की हालत ख़राब थी तो वो इंतकाल कर गई। ज़राए के मुताबिक अहले खाना की जानब से भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और पुलिस आपको पता हमेशा कहती है जी 2-4 दिन इंतज़ार कर ले, बच्ची खुद ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन फिर वो बच्ची एक लाश की सूरत में उन्हें मिली, जिसे मुलजमान जो है तशवीशनाक हालत में मकामी अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। तो अब इस वाक़े के बाद सीसीडी हरकत में आई, वहाँ की पुलिस हरकत में आई। सीसीडी के मलक अली रज़ा है, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल किया और बताया गया कि मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और चंद घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार करके जंग पहुंचा दिया गया। अब इस वाक़े की थॉरली तहकीकात हो रही है कि क्या बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या वो कोई ड्रग्स लेती थी। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही कोई रिपोर्ट सामने आ सकती है या फिर ये मुलजमान एक रात सीसीडी के पास रहेंगे। तो आपको सीसीडी के पैटर्न का अंदाजा है कि अगर मुलजमान ज़रा से भी कसूरवार हुए तो फिर आपके सामने ये खबर आएगी कि वो भागते हुए मारे गए या उनको छुड़ाने के लिए कोई पार्टी आई थी, उनको छुड़ाने की कोशिश में ये मुलजमान मारे गए। और इस बच्ची की मौत के बाद पूरा जंग सोगवार है। हालांकि पंजाब में इस किस्म के वाक़यात बहुत कम देखने में आते हैं, सीसीडी ने बड़ी हद तक क्राइम में कंट्रोल कर लिया है। लेकिन वो जो माफिया या पेशावर मुजरम है वो पंजाब से भाग गए हैं। लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो कि ज़्यादती के वाक़यात है, जिसमें वो लोग सामने आ रहे हैं जिनके जहनी हालत ख़राब है, जहनी मरीज़ है, बीमार हैं, हवस के मारे हुए लोग हैं, इस तरह के बहुत वाक़यात सामने आ रहे हैं। इन वाक़यात का तदारक करना और बच्चों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। अगली खबर अच्छी है कि बिजली ₹1.99 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। सवाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी तक मार्च के बिलों में ये कीमत कम की गई है, लेकिन इतलाक जून से अगस्त तक के 3 माह के बिलों पर होगा और इसका इतलाक कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। तो इधर बिजली सस्ती हुई है, साथ ही सोलर पैनल महंगे हो गए हैं। और चूँकि बजट जो है वो आने वाला है, बजट में अभी 1-2 रोज़ बाकी है, फैसला हो गया कि 12 को बजट आएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल मामलात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सोलर पैनल पहले से महंगी हो गई क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि सोलर पैनल पर टैक्स लगने वाला है, तो अभी से सोलर पैनल की कीमतों पे इजाफा कर दिया गया। तो इस बजट में सोलर पैनल पर जीएसटी 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। तो सोलर पैनल की कीमतों में फ़ी प्लेट 7,000 से 9,000 रुपये इजाफा हुआ है। इन्वर्टर की कीमतों में भी इजाफा बताया जा रहा है। 585 वाट सोलर पैनल कीमत 18,000 से बढ़कर अब 27,000 रुपये हो गई है, जबकि 645 वाट पैनल की कीमत 22,000 से बढ़कर 31,200 रुपये हो गई है और 720 वाट सोलर पैनल की कीमत 25,000 से बढ़कर 33,500 हो गई है। वसाइल की तकसीम का तनाज़ा बजट में तखीर की बड़ी वजह बन गया है। जो रेवेन्यू का बंटवारा है या तकसीम है उसके फार्मूले पर इख्तलाफ बरकरार है। वफाक ने सूबों से तकरीबन 1200 अरब रुपये इजाफी वसाइल मांगे हैं। कोई सूबा अपने हिस्से में से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है और पंजाब असम्बली के ज़राए ने दावा किया है कि पंजाब हुकूमत वफाक को 507 अरब रुपये की मालियाती रियायत देने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब है कि पीछे को 700 अरब रह जाएगा या 600 अरब रह जाएगा, जो कि तीनों सूबों ने इसमें शेयर देना है। वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा
जबकि पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3,793 अरब रुपये से ज़ायद रकम मिलना है और पंजाब का जो बजट है वो 5,131 अरब रुपये का है। तो पंजाब में 1,000 अरब की जो टैक्सेस है उनसे इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो ज़राए के मुताबिक हुकूमत सूबों को मजबूरी तौर पर 8,200 अरब रुपये देने की ख्वाह है, जबकि सूबों का हिस्सा तकरीबन 9400 अरब रुपये बनता है। और जो मैंने आपको शुरू में तफसील बताई है, एक्चुअली वफाक ने पंजाब से 650 अरब मांगे थे, तो पंजाब 550 अरब दे रहा है, 100 अरब वो भी कम दे रहा है। सिंध से 300 अरब मांगे गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपये इजाफी हिस्सा छोड़ने का मुतालबा किया गया। सिंध के लिए तरक्याती बजट 50 अरब से बढ़ाकर 62 अरब करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन अब सूबे इस पर तैयार नहीं है। तो अब आज या कल 2 दिनों में इस बात का फैसला होगा और मेरा ख्याल ये कि बिलाखिर सूबों को ये शेयर वफाक को देना पड़ेगा और शायद यही वो फार्मूला जिसकी बुनियाद पर 18वीं तरमीम को ना छेड़ने का फैसला किया गया है और इस हवाले से कोई नई तरमीम नहीं लाई जा रही। तो सूबों की बाहमी रजाबंदी से वफाक को जो खसारा है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर बड़ा शेयर पंजाब का है। पंजाब बड़े भाई की हैसियत से सबसे ज़्यादा शेयर देगा। अब आते हैं ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है और ईरान से अगले 2-3 रोज़ में कोई डील हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो ईरान से डील के लिए कोई आइडिया भी दे सकते हैं। इसराइल और ईरान ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने पर इत्तफाक कर लिया है। अब मामला ख़त्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी दौर में है, मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नए हुर्मुज़ खुल जाएगी। आइंदा 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतेह का ऐलान मुतवक्को है। तो उन्होंने टाइमलाइन दे दिया कि 3 दिन में बात हो सकती है, 2 हफ्तों में मुकम्मल फतह हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान एक अच्छा मुआहदा करना चाहता है, उसके बाद अमेरिका इसका ऐलान करेगा, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और वैसे तो तेल की कीमतें अभी से कम होना शुरू हो गई है। ट्रंप ने जब मुमकिन डील के हवाले से एक बयान दिया तो तेल की कीमतों में फ़ौरन कमी हो गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 1.5% कम हुआ है, $92.91 फी बैरल हो गया है। WTI खाम तेल के नर्ख भी कम हो गया है, वो $89.66 फी बैरल तक पहुंच गया। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो जून का महीना ये फैसला कुन महीना है, लेकिन इसराइल अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो लबनान पर मुसलसल जारहियत कर रहा है। इसराइली फ़िज़ाई हमले ने जनूबी लबनान के शहर सूर में वाक़या एक गुंजान आबाद हाउसिंग एरिया को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए और ये 8 अफराद गैर मुल्की हैं, गालिबन बरतानवी शहरी हैं। सिविल डिफेंस हुकाम ने इस हलाकत हेज़ वाक़े की तस्दीक की है। ये बीमारी उस वक्त की गई जब इसराइली फ़ौज ने इलाके को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया था और उसके बाद रिहायशी मकानात पर मिज़ाइल दागे गए हैं। इससे पहले रेड क्रॉस सेंटर के करीब भी इसी तरह का हमला हुआ था जिसमें 5 शहरी मारे गए थे। तो इसराइल जो है वो जंग बंदी पे किसी सूरत आमादा नज़र नहीं आता और उसकी पूरी कोशिश है कि खित्ते में दोबारा जंग छिड़ जाए। अभी हाल ही में ईरान ने उसको सबक सिखाया है। अमेरिका ने उसको इशारा किया था कि इसराइल बाद में आ रहा तो 2 मिसाइल फेंक दो, तो उन्होंने फेंके और फिर इसराइल ने भी जवाब दिया। लेकिन इसराइल की तसल्ली हो गई कि ईरान डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा और अगर अमेरिका दरमियान से हट गया तो फिर ईरान उन्हें बहुत ज़्यादा फेंटी लगाएगा। इसके अलावा कायदे अवामी एक्शन कमेटी के कुछ अरकान ने कमेटी से अलहदगी का ऐलान किया है। उनमें सईद फैसल गिलानी है और कोर कमेटी के एक मेंबर है शबीर लगानवी, इन्होंने भी कमेटी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो इनकी भी एक वीडियो सामने आई है। इसके अलावा महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है और इनकी गिरफ्तारी पर इनाम रख दिया है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा और इतलात फराहम करने वाले की शनाख्त सीगा राज में रखी जाएगी। इनमें शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल है। तो ये नोटिफिकेशन उस सामने है जब शौकत नवाज कश्मीरी की गिरफ्तारी की इतलात पूरे कश्मीर में, तो गालिबन हुकूमत की जानिब से वजाहत समझी जाएगी कि शौकत नवाज मीर अभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए जो इक़दाम हैं वो शुरू कर दिए गए। तो ये भी होता है बाज़ औक़ात गिरफ्तार करके गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की जाती किसी ख़ास मकसद के तहत। अहम बात है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी जमात को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन में बैठे और पीपल पार्टी के साथ GB में हुकूमत ना बनाए। दूसरे पीपल पार्टी के ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि
वो गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी चाहती ये थी कि इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। वो तो इमरान खान नहीं माने थे और बाद में भी कई मरतबा ऑफर की गई है, लेकिन जब इमरान खान नहीं माने तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई। तो अब पीपल्स पार्टी रस्से तोड़ाने की कोशिश करती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में उनको मौका मिल गया कि वो तजर्बा कर सके। तो मेरा ख्याल ख्वाजा साद फरीक का मशवरा किसी हद तक साहिब है, उनको वहाँ पे अपोजिशन में बैठना चाहिए। जिस तरह वफाक में पीपल्स पार्टी ये जाहिर करती है कि वो हुकूमत के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन उनका अमली कामों से कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान के 2 सूबों में उनके गवर्नर है, सेनेट का चेयरमैन है, मुल्क का सदर उनका है, लेकिन फिर भी वो हुकूमत में नहीं है। तो इस किस्म की हुकूमत मिले तो फिर 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होते हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना कि हम तो हुकूमत में नहीं है। तो ना महंगाई का कोई उनसे शिकवा कर सकता है, ना लॉ एंड ऑर्डर का कोई शिकवा कर सकता है, ना कोई और शिकवा कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा को बहुत ख्याल रखिए।